गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे फोर्थ चैप्टर में इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। तो अब देखें यहाँ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर आपके कोई बॉडी है, उस बॉडी में अगर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हो, किसी भी बॉडी में अगर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हो और वो बॉडी उस पोजीशन में बनी रहे, उस पोजीशन में मतलब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे और मोशन में है तो मोशन में रहे, यानी ना तो उसकी रेस्ट की पोजीशन में चेंज आए ना ही उसके मोशन की पोजीशन में चेंज आए और फोर्स काम कर रहे हो। क्लियर? अगर फोर्स काम कर रहे हैं किसी बॉडी में और उस बॉडी के जो मौजूदा पोजीशन है रेस्ट की या मोशन की, उसमें कोई भी चेंज अगर नहीं आता है तो हम ये कहते हैं कि वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है। सपोज कोई बॉडी है, मान लीजिए ये है, सपोज इस पर एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, एक फोर्स यहाँ काम कर रहा है, या दो फोर्स इधर काम कर रहे हैं, F1 इधर काम कर रहा है राइट साइड में और F2 F3 लेफ्ट साइड में काम कर रहा है, लेकिन ये बॉडी कहाँ है? रेस्ट पोजीशन पर। तो हम ये कहेंगे कि जो फोर्स काम कर रहे हैं वो फोर्स इसको मोशन नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब बॉडी किस पोजीशन में है? इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इक्विलिब्रियम ऑफ पोजीशन की। इफ अ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज स्टिल in the same position, maybe rest or maybe rotational या maybe dynamic, then all forces must be in equilibrium, means body will be in equilibrium. So this is called equilibrium of bodies. तो ये बुक में डिफिनेशन लिखी होती है, तो इसको हमें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ समझाने की जरूरत है कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर बहुत सारे फोर्स किसी बॉडी में काम कर रहे हैं और वो बॉडी रेस्ट में पोजीशन में है या कोई रोटेट कर रही है ऑलरेडी पहले से ही, कोई भी बॉडी रोटेट कर रही है, हम इसको रोकना चाह रहे हो तो बहुत सारे फोर्स लगा के रोक रहे हो बट बॉडी के रोटेशन में कोई फर्क ना आ रहा हो, तो हम ये कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। तो इतना सा ध्यान रखना है। क्या? फिर से मैंने बताया, नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, अगर बहुत सारे फोर्स बॉडी पे काम कर रहे हो, बॉडी स्टिल रोटेशन मोशन में हो या रेस्ट में हो, उसके मोशन में नो चेंज आ रहा हो, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं इक्विलिब्रियम की। एक तो होती है स्टैटिक, इसको कहते हैं हम लोग स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जो कि ये एग्जांपल है इसका, और दूसरा होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट पोजीशन, मतलब अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉक्स है, इस बॉक्स में अगर हम एक फोर्स ऊपर लगाएं F और एक फोर्स इस पर नीचे काम कर रहा होगा वेट का, बॉडी जब कहीं रखी होती है तो वेट हमेशा डाउनवर्ड काम करता है, तो इस बॉडी का वेट कहाँ काम कर रहा है? नीचे, और एक इस पर फोर्स काम कर रहा है रिएक्शन फोर्स, इसको अगर हम F की जगह रिएक्शन फोर्स देखें, ठीक है, और बॉडी देखिए दोनों फोर्स हमारे लग रहे हैं, बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, एक तो ये भी कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, दूसरा अगर यहीं पर हम यहाँ फोर्स F1 लगाएं और इधर फोर्स F2 लगाएं, जैसा कि मैंने पहले बताया, और बॉडी अपनी पोजीशन पर रहे, तो बोलेंगे कि बॉडी की जो पोजीशन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। बॉडी की जो पोजीशन है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन। अगर ये दो फोर्स नहीं भी लग रहे हैं तब भी हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कह सकते हैं। कोई बॉडी अगर रखी है कहीं पर, मान लीजिए ये एक बॉडी ऐसे रखी है, तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर है। क्यों? क्योंकि इसका वेट नीचे काम कर रहा है और रिएक्शन फोर्स, दो फोर्स काम कर रहे हैं, हम नहीं लगा रहे हैं तब भी दो फोर्स काम कर रहे हैं, और बॉडी स्टिल पोजीशन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर है। इसका मतलब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम की पोजीशन है। ये तो हो गया एक एग्जांपल, और ये एक
एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम होगा, दूसरा होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम, अब डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा, देखिए डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा हमारा कि अगर बॉडी मोशन में है पहले से ही, मान लीजिए बॉल है और इस बॉल को हमने फोर्स लगा करके, यानी बॉल पहले से मोशन में है, मान लीजिए ऐसा, और बॉल को जब ये बॉल मोशन में है और बॉल रोटेट कर रही है, लेकिन इसके कोई भी अगर हम रोकना चाहें या कुछ करना चाहें बॉडी रुके ना, तो हम ये क्या कहेंगे कि ये डायनामिक इक्विलिब्रियम है। अब देखिए हमारा एक चीज मतलब था कहने का, अगर हम किसी बॉल को जमीन पे ऐसे फेंक देते हैं तो कुछ देर बाद रुक जाती है। क्यों रुकती है? क्योंकि यहाँ पर क्या काम करने लगता है, इस पर फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। तो उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी रुकती है। अगर फ्रिक्शन फोर्स 0 हो जाए तो ये बॉडी मूव करती रहेगी, लेकिन हाँ वहां वैक्यूम होना चाहिए, एयर नहीं, क्योंकि एयर भी फ्रिक्शन क्रिएट करेगी। तो अगर ये बॉडी मोशन में है और फ्रिक्शन फोर्स और एयर वहां ना प्रेजेंट हो और स्टिल हम वहां पर फोर्स लगाएं इसको रोकने के लिए और बॉडी मोशन में रहे, तो हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम है। जैसे हम मान लीजिए कार है, कार चला रहे हैं, कार जा रही है और हम उस पर फोर्स लगाएं पीछे से कोई खींचने के लिए, लेकिन तब भी उसकी स्पीड में कोई चेंज ना आए, तो डायनामिक पोजीशन पे है, डायनामिक इक्विलिब्रियम पे है। डायनामिक में तो है ही है, इक्विलिब्रियम में है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों बातें समझ में आ गई कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। स्टैटिक इक्विलिब्रियम वही होता है कि अगर नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी एंड बॉडी इज इन स्टिल रेस्ट पोजीशन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम if body in the rotation या in motion and number of forces acting on particular that body and still body have no change in its original पोजीशन, जो उसकी ओरिजिनल कंडीशन है उसमें कोई चेंज ना आए, तो हम कहेंगे कि ये बॉडी, दैट बॉडी विल बी इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब आता है कंडीशंस। एग्जामिनेशन में पूछता है कि कंडीशन बताइए, क्या कंडीशन होती है, राइट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि अगर किसी बॉडी में फोर्स काम कर रहे हैं और उनका रिजल्ट, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी बट उनका रिजल्टेंट 0 है, रिजल्टेंट का मतलब उसका रिजल्ट 0 है, कोई नेट फोर्स काम नहीं कर रहा है। जैसे अभी हमने इस पे बात करी थी डायनामिक वाले में कि अगर ये बॉडी यहाँ रखी और वेट यहाँ काम कर रहा है, रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है, रिएक्शन और ये इन दोनों का नेट फोर्स का मतलब आप W माइनस R भी कह सकते हैं, नेट फोर्स है ये, क्योंकि W की डायरेक्शन नीचे है, वेट की डायरेक्शन नीचे और रिएक्शन फोर्स भी ऊपर है, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट 0 है। तो वही हम कहना चाहते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस विल बी 0। अगर 0 है तो ये पहली कंडीशन होगी हमारी इक्विलिब्रियम की, देन बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं यहाँ रिजल्टेंट, ताकि आपको याद रहे, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस। डेफिनेशंस बुक में लिखी होती हैं, समझने की बात होती है, लिखाने में हम कम विश्वास करते हैं, समझाने में ज्यादा। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अगर किसी बॉडी में 0 है तो हम ये कहेंगे कि बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में, चाहे वो डायनामिक में हो चाहे वो रेस्ट में हो, स्टैटिक में हो। अब दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है, कोई बॉडी अगर मान लीजिए रोटेट कर रही है यूं इस तरह से, और उसमें एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, दूसरा इसका, और इस बॉडी में हमने इधर फोर्स लगाया एक पार्टिकल पर, इधर फोर्स लगाया, कोई इधर फोर्स काम कर रहा है, ये हमारा एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ऐसे काम कर रहे हैं, उनका रिजल्टेंट अगर 0 है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट ये कहता है, देखिए ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से ही रिलेट करता है। जैसे मान लें एक, इसको दूसरे तरीके से समझें, क्योंकि ये हो सकता है आपको
चीज ना समझ में आ रही हो तो इसको दूसरे तरीके से समझेंगे। देखिए एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस, मान लीजिए ये एक बॉडी है और इस बॉडी में हमने एक ऐसे फोर्स लगाया और दूसरा ऐसे फोर्स लगाया, ये F1 है ये F2 है और ये R1 है और ये R2 है। देखिए दोनों रोटेशनल इफेक्ट दे सकते हैं, अगर हम इसको ना लगाएं तो ये रोटेट इधर करा देगा, अगर हम इसको ना लगा करके इसको लगाएं फोर्स तो ये ऐसे रोटेट करा देगा, यानी दोनों का अपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर इनका एल्जेब्रिक सम F1 R1 प्लस F2 R2, हमारा ये कहने का मतलब है ये मान लीजिए आपका एक्सेस है और F1 R1 F2 R2 का सम 0 है, F1 R1 और प्लस F2 R2 का सम 0 है, तो वो बॉडी क्या कहलाएगी, इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी। तो अब आप ये कह सकते हैं इस पर कि एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी एक्सेस, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल मोमेंट्स अबाउट एनी एक्सेस is 0, then body is called equilibrium position। कहने का मतलब ये है कि ये F1 R1 जो वैल्यू है वो F1 R1 आपने लगाया, फिर F2 R2 जो वैल्यू आई उनका हमने प्लस किया और प्लस करने से उसका आंसर अगर 0 आ रहा है तो बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। लेकिन इसका जो मतलब अभी है इसको हम अभी आगे बताएंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स में समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी ये समझते हैं, पहला तो आपको समझ में आ गया होगा कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 इफ, देखिए यहां ध्यान देना, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज 0 देन बॉडी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन। सेकंड रोटेशन से इफेक्ट करता है, पहला तो एक नॉर्मल सा है, सेकंड रोटेशन की बात करता है कि अगर हम प्रिंसिपल ऑफ अगर हम मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, बॉडी में मोमेंट ऑफ फोर्स निकालें, जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये यहां से रोटेट कर सकती है, हम इधर फोर्स लगाएं एक और एक इधर फोर्स लगाएं, उतना ही फोर्स इधर लगे उतना ही फोर्स इधर लगे, उतनी ही डिस्टेंस ये हो और उतनी ही डिस्टेंस ये हो, तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? तो आंसर है कभी नहीं करेगी, क्योंकि आपने इधर फोर्स लगाया, आपने इधर भी फोर्स लगाया, बॉडी कभी नहीं रोटेट करेगी। दूसरा एग्जांपल ये समझ लीजिए, जैसे स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग में हम क्या करते हैं, कपल लगता है, इधर फोर्स लगाते हैं इधर लगाते हैं, तो रोटेशनल इफेक्ट मिलता है। लेकिन अगर वो रोटेट कर सकती है, कोई बॉडी अगर रोटेट कर सकती है और हम इधर से फोर्स लगाएं और उधर से इधर ऐसे लगाते हैं, तो बॉडी कभी नहीं रोटेट करेगी, क्योंकि ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को कैंसल आउट कर रहा है, यानी इधर का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है और इधर का जो मोमेंट ऑफ फोर्स है दूसरे को कैंसिल कर रहा है। क्यों कैंसिल कर रहा है? क्योंकि एक की डायरेक्शन प्लस में है और एक की डायरेक्शन नेगेटिव में है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाली जो बात हो सकता है आपको ना समझ में आई हो, तो यहाँ ये कह सकते हैं कि जो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट है, सॉरी एल्जेब्रिक सम ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब अगर इस बॉडी में हम जगह जगह कई सारे फोर्स लगाएं, कोई जरूरी नहीं कि दो ही फोर्स लगें, एक यहां लगा दें, ऐसे लगा दें, एक ऐसे लगा दें, और सबका मोमेंट ऑफ फोर्स ले। देखिए सबका मोमेंट ऑफ फोर्स में क्या करोगे आप, जो क्लॉकवाइज हैं उनको एक उसमें ले लेंगे प्लस में, और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है, या एंटी क्लॉक को आप पॉजिटिव में ले लीजिए, क्लॉकवाइज को नेगेटिव में ले लीजिए। तो देखिए ये एक अभिधारणा है कि हम लोग क्लॉकवाइज को नेगेटिव में लेते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है, जैसे बन गया वैसे बना दिया गया, ठीक है। तो जैसा बन गया उसी हिसाब से चले तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ इस पॉइंट पर बहुत सारे फोर्स काम कर रहे हों और उन फोर्सेस का अगर F1 R1 और F2 R2 और F3 R3 F4 R4 इस टाइप से अगर हम उनका मोमेंट ऑफ फोर्स लें, लेकिन उसको लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
क्लॉकवाइज को प्लस में लें या माइनस में लें, तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस में या नेगेटिव में लें। अगर हम सबको ऐड कर दें और उसका आंसर 0 आ जाता है तो हम कहेंगे बॉडी, यानी कि बॉडी रोटेट नहीं कर रही। 0 आने का मतलब बॉडी रोटेट नहीं कर रही है। इट मीन्स वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में आएंगी। तो दो कंडीशन होती हैं, एक ये और एक ये। अब आता है हमारा नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी से ही रिलेटेड है। देखिए इसीलिए मैंने इसको साफ नहीं किया, क्योंकि इसी को आगे एलोबरेट करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट बहुत ही आसान चीज है, ठीक है। तो यहां देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। देखिए प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी, यही बात कहता है प्रिंसिपल ऑफ, अगर कोई बॉडी है, मान लीजिए ये कोई एक रॉड है, जैसे ये मान लें इसको हम ये कहें, ये रॉड है, एक 100 सेंटीमीटर की रॉड है, देखिए बैलेंस पोजीशन पर है, ठीक है। तो अगर ये रॉड है और ये रोटेट कर सकती है इस तरह से या ऐसे, तो इसमें अगर हमने एक फोर्स यहाँ लगाया F1 और डिस्टेंस ले ली, मान लीजिए अब की बार D1 ले लीजिए, यहाँ फोर्स लगाइए F2 और ये डिस्टेंस ले लीजिए D2, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है, यही बात कहता है कि according to principle of movement, clockwise movement will be equal to anti-clockwise movement। तो clockwise movement कौन सा बनाएगा, देखिए अगर हम इसको ना देखें, अभी इसको अगर हम ना देखें, तो अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। अगर ये फोर्स नेग्लेक्ट करते हैं तो ये बॉडी कहाँ जाएगी, ऐसे जाएगी। तो मोशन हमारा ऐसे होगा और ये मोशन क्या कहलाएगा, एंटी क्लॉक। तो ये वाला हमको क्या देगा, ये वाला हमको देगा एंटी क्लॉक। और अगर इसको ध्यान ना दें, इसको देखें, तो ये ऐसे जाएगा, तो इसको क्या बोल सकते हैं, क्लॉक। तो ये क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। तो यही कहता है रूल कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑलवेज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। बस तो अब देखिए क्लॉकवाइज मोमेंट ले लीजिए, F1 D1 और एंटी क्लॉकवाइज F2 D2। अगर ये चीज है तो इसको हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट कहेंगे। और एक बात और, अब इससे रिलेट करिए, अगर ये चीज है तो ये बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये देखिए ये बॉडी रोटेट नहीं करेगी। लेकिन हाँ यहाँ एक फोर्स लगा दें अगर, तो ये बॉडी जो है रोटेट कर जाएगी और इक्विलिब्रियम की पोजीशन की घटना जो है खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यही बात हम यहाँ बताना चाह रहे थे। देखिए सिग्मा, इसको सिग्मा पढ़ते हैं, सिग्मा FR का मतलब क्या होता है, सिग्मा FR का मतलब, अब इसको देखिए, इसको हम इधर ले जाएं, अगर इस वाली चीज को अगर इधर ले जाएं तो क्या बनेगी, ये F1 D1 माइनस F2 D2 बराबर 0। ये वाली चीज और ये वाली चीज आपस में इक्वली है। कैसे, देखिए यहाँ आया F1 R1 प्लस F2 R2 बराबर 0, यहाँ आया F1 D1 माइनस F2 D2। तो यहाँ पर ये तो खैर रूल है, ये तो रूल है इसलिए प्लस लगा है, लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज होगा और ये क्लॉकवाइज होगा तो एक नेगेटिव हो जाएगा और एक पॉजिटिव हो जाएगा। ये तो रूल है सिग्मा FR। ये नहीं कहता कि हमेशा ऐड करो, ये तो कहता है कि FR का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब होता है जोड़ने वाले को जोड़ो, घटाने वाले घटाओ। जो सब्सट्रैक्शन हो रहा है उसको सब्ट्रैक्ट करिए और जो एडिशन में आ रहा है उसको एडिशन में लाइए। इसका ये मतलब नहीं कि ऑलवेज, एल्जेब्रिक सम का मतलब ये होता है, एल्जेब्रा में जो इसे कोट करते हैं एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा का मतलब होता है प्लस माइनस, उसी तरफ से उसको कहते हैं एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम, इट इज नॉट अ टर्म दैट यू ऑल द टाइम द थिंग्स शुड बी एडेड। एल्जेब्रिक सम का ये मतलब नहीं। यहाँ पर हमने देखिए माइनस क्यों किया है, क्योंकि देखिए ये क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज जा रहा है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। हम इस फार्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लॉकवाइज माइनस एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू 0। लेकिन अमूमन हम इसी से याद रखते हैं इसको, और इस पे बहुत ढेरों न्यूमेरिकल एग्जामिनेशन में आते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे बाद में कि कैसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि तुम्हें आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हैं।
कोई वॉइस को लेकर प्रॉब्लम है या मैं बहुत जल्दी पढ़ा रहा हूँ, कुछ जो भी सजेशंस हैं, ठीक है। चलिए, ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।